नमस्कार। आज की क्लास में हम प्रबंधन के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रबंधन को चालू किया था, जिसमें हम प्रबंधन के अर्थ को, आशय को समझा था और उसकी परिभाषाओं से होते हुए हम उसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया था। साथ ही हमने यह भी देखा था कि इसके संबंध में विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने क्या क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं और इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर परिभाषाएं भी गढ़ी गई थी। उसके महत्व को भी समझा। महत्व हमने दोनों ही तरीके से समझा था, एक तो सामान्य महत्व और दूसरा भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में आज के दौर में यह प्रबंध जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। तो इतनी चर्चा हमने पिछले सेशन में कर ली थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रबंधन के अध्ययन को थोड़ा सा और व्यापक बनाते हैं और भी आयाम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किसी सरकारी नौकरी में देखें हम या प्रशासन में देखें तो प्रशासनिक अधिकारियों के, कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक प्रबंधन के क्षेत्र में भी, प्रबंधन की दुनिया में भी स्तरीकरण हमें दिखाई देता है। तो हम उसे अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम यही भी देखने का प्रयास करेंगे कि प्रबंध के कार्य क्षेत्र कौन से हैं, प्रबंध का कार्य क्षेत्र क्या है। हालांकि मैं पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रबंध एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जिसे किसी क्षेत्र के दायरे में या क्षेत्र की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है और आसान भी नहीं है, बड़ा ही जटिल कार्य है। प्रबंध हर एक क्षेत्र में दिखाई देता है। फिर भी प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध की दृष्टि को अधिक व्यापक बनाने के लिए, उसकी समझ को ठीक ठाक व्यवस्थित करने के लिए इसके कार्य क्षेत्रों को कुछ कार्य क्षेत्रों के दायरे में सीमित करते हुए, परिभाषित करते हुए या समझाने का प्रयास किया है। हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। हम यही भी देखेंगे कि आखिर प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं, प्रबंध की प्रक्रिया क्या है, और यदि ठीक ठाक हम समय को मैनेज करते हुए यहाँ तक पहुँच पाए तो यह भी चर्चा कर लेंगे कि प्रशासन एवं प्रबंध में क्या संबंध है, क्या अंतर है। इन दोनों की आपस में तुलना कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रबंध के स्तर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे सरकारी नौकरी में हम देखते हैं कि नौकरी के भी विभिन्न स्तर होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3। तो ठीक इसी तरह से प्रबंधन की दुनिया में भी प्रबंध के स्तर होते हैं। प्रबंध का सीधा सा आशय या सामान्य अर्थों में आशय क्या है, वह है प्रबंध से संबंधित पदाधिकारियों का वर्गीकरण, जो कि विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। तो प्रबंध के स्तर का तात्पर्य क्या है सामान्य शब्दों में, कि प्रबंध से संबंध रखने वाले पदाधिकारियों का वर्गीकरण, जो कि विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। तो हर एक वर्ग का अपना विशिष्ट कार्य है। यदि एक ही कार्य होता तो वर्गीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो देखिए, इसको सामान्य तौर पर या मुख्य रूप से 3 स्तरों में या 3 वर्गों में विभाजित करके देखा जाता है या 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उच्च प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और परिचालन प्रबंध। परिचालन को हम पर्यवेक्षी बोल सकते हैं, पर्यवेक्षणीय प्रबंध भी बोल सकते हैं, या निम्न स्तरीय प्रबंध। सारी चीजें एक ही हैं। तो इसे हम पर्यवेक्षी, पर्यवेक्षणीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध भी बोल सकते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध। तो देखिए, उच्च प्रबंध के अंतर्गत जो अधिकारी हैं वो किस तरह के अधिकारी आते हैं, उनके कुछ नाम देखें तो हम इसके अंतर्गत संचालक मंडल, इसके अंतर्गत संचालक मंडल,
जिसे हिस्ट्री में आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत बार पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी, जब शुरुआती दौर में संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वही उच्च प्रबंध में संचालक मंडल आते हैं। इसमें मुख्य प्रबंधक आएगा, मुख्य प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक, तो ये टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। मध्य स्तरीय प्रबंध में आएंगे प्रबंधक हो गया, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक इत्यादि। अब बात करें परिचालन स्तरीय, निम्न स्तरीय, पर्यवेक्षी या पर्यवेक्षणीय प्रबंध में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो अधीक्षक हो गया, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, पर्यवेक्षक हो गया, सुपरवाइजर हो गया, और एक है फोरमैन। फोरमैन, इस टाइप के अधिकारी आते हैं। और ये ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध होता है श्रमिकों से। यही किसी संयंत्र के या संगठन के दैनिक जीवन के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इन्हीं के देखरेख में जो श्रमिक होते हैं वह कार्य करते हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है जो कार्य है वह समय पर और सही तरीके से हो। आगे करेंगे हम इसकी चर्चा। तो इन सब का लगभग वही जो मैंने काम बताया, कुछ ऐसा ही काम है। बाकी हायरार्की में यही सब है। कुछ चर्चित नाम देखें, जैसे कि सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ वो टॉप मैनेजमेंट में आता है। टॉप मैनेजर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। ये कुछ प्रचलित नाम है जो आप समझते होंगे, सुनते होंगे आमतौर पर। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ सेल्स ऑफिसर हो गया। तो मुख्य प्रबंधक ही हैं ये, क्षेत्र विभाग के मुख्य। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, अध्यक्ष या इसे सभापति बोलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी, ये एमडी हो गया। किसी कंपनी का सीईओ हो गया। इसी में जनरल मैनेजर हम जोड़ लें। मिडिल, मध्य स्तरीय में देखें, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, परचेस हेड हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया। अब इनके चीफ जो है वो ऊपर चले जाएंगे। ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर जैसे कि बहुत प्रचलित पद है ये। हम बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर सुनते ही हैं अक्सर, ब्रांच मैनेजर। तो ये हो गया ब्रांच मैनेजर। ये किसमें आएगा? ये मध्य स्तरीय प्रबंध में आएगा। फाइनेंस मैनेजर, तो एक तरह से हम देखें कि यहां पर जो लोग होंगे वो अपने विभाग के प्रमुख होंगे, अपने विभाग के विभागीय प्रमुख होंगे। जैसे कि ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच का उस विभाग का प्रमुख होगा। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसका एचओडी होगा। परचेस हेड परचेसिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा। सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा। ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसका हेड होगा। तो ये विभागीय हेड होते हैं कुल मिला के। लोअर लेवल पे हमने देखा सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, क्लर्क, जूनियर मैनेजर हो गया, इंस्पेक्टर, ये आएंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण। चलिए अब चलते हैं हम एक एक स्तर को समझने की ओर। तो सबसे पहले देखें शीर्ष प्रबंध। तो ये जो शीर्ष प्रबंध होता है यह सर्वोच्च और शिखर का प्रबंध होता है। अब इसके ऊपर कोई नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वह हमने देख लिया। संचालक मंडल, मुख्य प्रबंधक और प्रबंध संचालक, इस टाइप के जो अधिकारी होते हैं वह आते हैं। ये सर्वोच्च स्तर का या शिखर का प्रबंध होता है। इसके दायित्व में किसी व्यावसायिक उपक्रम का समूचा प्रबंध आता है। समूचा प्रबंध, उसके नीचे प्रबंध देखें तो प्रबंध क्या है? टुकड़ों में बटा हुआ है। टुकड़ों में कैसे बटा हुआ है कि व्यावसायिक उपक्रम को हमने भिन्न भिन्न विभागों में बांट दिया और भिन्न भिन्न विभागों का दायित्व भिन्न भिन्न अधिकारी को दे दिया, तो प्रबंध यहां पर टुकड़ों में बट गया। लेकिन यहां पर जो होते हैं इन टुकड़ों में ये होल पूरे व्यावसायिक उपक्रम का, किसी संस्था का या संगठन का
उसका पूरा दारोमदार, पूरी जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए बोला गया इनके उत्तरदायित्व में समूचा प्रबंध आता है व्यावसायिक उपक्रम का। व्यावसायिक उपक्रम का संस्था का संचालन का दायित्व भी इन्हीं का होता है, इसका नीति निर्माण भी इन्हीं का दायित्व होता है, और आधारभूत निर्णय भी टॉप मैनेजमेंट या शीर्ष प्रबंध का दायित्व होता है। आधारभूत निर्णय मतलब, यहां पर आधारभूत निर्णय का मतलब होता है ऐसे निर्णय जो दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक हों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक हों, और भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए उत्तरदायित्व हों, तो ऐसे निर्णय होंगे आधारभूत निर्णय। तो इनमें 3 चीजें याद रखें आप। आधारभूत निर्णय ऐसे निर्णय जो दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक हैं, संचालन हेतु आवश्यक या संचालन में मददगार है। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति में मददगार हों, ऐसे निर्णय जो लक्ष्य प्राप्ति में मददगार हों। और ऐसे निर्णय, तीसरा हम बोल सकते हैं जो भविष्य की योजना बनाने में इन सब में हो क्या, मददगार, हेल्पफुल हो, इसमें हेल्पफुल हो, मददगार हो। अब एग्जांपल जैसे लें तो कुछ एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से आधारभूत निर्णय भी समझ लें आप। जैसे तकनीकी निर्णय हो गया, तकनीकी निर्णय आधारभूत निर्णय होगा। कैसे? तकनीकी निर्णय के अंतर्गत हम जैसे कि किसी व्यावसायिक उपक्रम में जो उत्पादन की टेक्निक है वह पूरी प्रक्रिया टेक्निक ही बदल दें, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, तो यह आधारभूत निर्णय हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल फोन में पहले कीपैड की टेक्नोलॉजी चलती थी, अब उसको रिप्लेस करके स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी इसको अडॉप्ट करना है। या ऑटोमोबाइल उद्योग में ले लें, जो पेट्रोल या डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी, इसको हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तो पूरी तकनीक ही बदल गई, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, तो ये तकनीकी निर्णय हो गया। या उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना है, तो ये तकनीकी निर्णय हो गए। इसी तरह से वित्तीय निर्णय हो गए, ये आधारभूत निर्णय हो जाएगा। वित्तीय निर्णय जैसे कि हम बोले ऋण लेना, ऋण का जो मुद्दा है वो किसी संगठन के लिए बड़ा ही आधारभूत निर्णय है। ऋण ऐसे नहीं 2-4 रुपए लिए जाते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में ऋण लिया जाता है, तो ऋण वाला हो गया मुद्दा, वो वित्तीय निर्णय हो गया, यह आधारभूत निर्णय हो जाएगा। किसी प्रोजेक्ट में निवेश करना हो, शेयर होल्डर्स हैं उनको लाभांश वितरण करना हो, तो यह वित्तीय निर्णय होंगे। इसी तरह से हम संचालन संबंधी निर्णय जैसे कि उत्पादन का स्तर निर्धारित करना हो, तो यह कुछ आधारभूत निर्णय होंगे जो इन सब में मददगार होंगे, तो इन्हीं को बोला गया आधारभूत निर्णय। तो इस तरह के जो निर्णय हैं, मानव संसाधन भी हम देख सकते हैं, मानव संसाधन संबंधी निर्णय जैसे कि जो कर्मचारी उनका वेतन बढ़ाना, तो ये सब निर्णय आधारभूत निर्णय होंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो इन सब का दायित्व होता है शीर्ष प्रबंध के ऊपर। चलें आगे, अब देखते हैं शीर्ष प्रबंध के कार्य। तो शीर्ष प्रबंध के कार्य हैं उद्देश्यों का निर्धारण करना, भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उन सब का निर्धारण शीर्ष प्रबंध ही करता है। नीतियों का निर्माण करना, अब उद्देश्य निर्मित हो गए कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब अब उसकी प्लानिंग की जाएगी कि ये उद्देश्य है, अब उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसकी प्लानिंग हो गई। तो अभी तक ये जो बातें हैं सब हवा हवा ही है, ऑन पेपर ही है, विचार विमर्श के स्तर पर ही है, दिमाग में है। असली काम चालू होता है यहां से प्रबंध का, वास्तविक धरातल पर जो कार्य स्टार्ट होने वाला, शुरुआत होने वाली है, वो यहां से चालू होगी। अब जुटाना है संसाधनों को, तो यह भी कार्य इसी का है। संसाधन, बहुत सारे संसाधन है, जैसे कि मानव, मशीन, आगे चलेंगे हम वहां चर्चा करेंगे। संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, तो एक ढांचा, अब जो भी नीति
हमने बनाई है, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं, अब उनको यदि क्रियान्वित करना हो तो उसके क्रियान्वयन के लिए एक संगठन की भी आवश्यकता होती है। तो संगठन को अंतिम रूप देने का कार्य भी शीर्ष प्रबंधक का ही होता है। तो संगठन का ढांचा तैयार करना मतलब क्या है, वहां पर समझेंगे हम। अगला है कार्य का नियंत्रण। तो केवल कार्य का जो भी वर्गीकरण करने के बाद हमने कार्य को पकड़ा दिया, बस यहां तक काम नहीं हो जाता है, बल्कि उसका नियंत्रण करना भी आवश्यक होता है, ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है व्यावसायिक उपक्रम के शीर्ष प्रबंधन के द्वारा वह प्राप्त भी तो हो। तो ये है शीर्ष प्रबंधन के कार्य। तो आगे चलते हम एक एक कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्यों का निर्धारण। तो शीर्ष प्रबंध जो है वह किसी व्यावसायिक उपक्रम के सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, या उसका कार्य है उद्देश्यों का निर्धारण करना। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सामान्य उद्देश्यों का यह संबंध जो है वह है लाभ से। सामान्य उद्देश्य, हर कोई संस्था, हर एक कंपनी चाहती है कि वह लाभ प्राप्त करे। हर एक कंपनी, हर एक संस्था चाहती है कि उसका अस्तित्व है वह उतार चढ़ाव के बाद भी बना रहे। हर एक संस्था चाहती है कि उसकी कंपनी जो है, उसकी संस्था वह प्रगति करे। हर एक संस्था चाहती है कि उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो, सामाजिक स्वीकृति। तो ये कुछ उसके सामान्य उद्देश्य हैं। इसी तरह से इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिनका निर्धारण भी शीर्ष प्रबंधन को करना होता है। जैसे कि इसका संबंध जो है, देखिए सामान्य प्रबंध का संबंध लाभ, अस्तित्व, प्रगति, व्यापार की प्रगति, सामाजिक स्वीकृति इससे है। तो इसका है क्रियाओं के प्रकार। क्रियाओं के प्रकार, प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण। तो क्रियाओं के प्रकार से है। विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध जो है वह कार्य संस्कृति के विशिष्टीकरण से है। कार्य संस्कृति के विशिष्टीकरण। कार्य संस्कृति हमने पिछली क्लास में समझा था क्या मतलब होता है, विशिष्टीकरण हो गया। इसका संबंध है प्रतिस्पर्धी मूल्यों का निर्धारण। इसका संबंध है विक्रय क्षेत्र विस्तार से। विक्रय क्षेत्र का विस्तार हो गया। इसका संबंध है विपणन प्रणाली से, आगे समझेंगे विपणन प्रणाली। तो साथ ही इसका संबंध जो है कर्मचारी, ग्राहक, जन सामान्य तथा शासन के साथ संबंध से है। तो देखिए इस तरह से देखें तो प्रबंध, जो शीर्ष प्रबंध है उसका पहला कार्य क्या है? पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, और ये उद्देश्य सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। सामान्य उद्देश्यों का संबंध कंपनी के लाभ से, अस्तित्व से, व्यापारिक प्रगति से, सामाजिक स्वीकृति से है। तो वहीं विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध जो है क्रियाओं के प्रकार से है, कार्य संस्कृति के विशिष्टीकरण से है, प्रतिस्पर्धी मूल्यों के निर्धारण से है, विक्रय क्षेत्र का विस्तार, विपणन प्रणाली इत्यादि के अलावा कर्मचारी, ग्राहक, जन सामान्य तथा शासन के साथ संबंधों से है। तो ये हो गया पहला कार्य। अब देखें दूसरा कार्य। दूसरा कार्य है उत्पादन की नीति, है ना। दूसरा कार्य है नीतियों का निर्माण। नीतियों के निर्माण में पहले बहुत सारी नीति हैं। उत्पादन नीति भी है, विपणन नीति भी है, इसके साथ ही कर्मचारी नीति भी है और वित्तीय नीति भी है। तो देखिए क्या है ये उत्पादन नीति का तात्पर्य क्या है कि बाजार की मांग को देखते हुए वस्तुओं या क्या क्या उत्पादन करना है उसकी अनुसूची तैयार करना। तो
बाजार की मांग, बाजार की मांग के अनुरूप, अनुरूप उत्पादन, उत्पादन यानी क्या क्या उत्पाद तैयार किया जाए, उत्पादन की अनुसूची तैयार करना, यह है अनुसूची तैयार करना। दूसरा है विपणन नीति। तो विपणन नीति के अंतर्गत वितरण प्रणाली, इसके अंतर्गत वितरण प्रणाली शामिल की जाती है, इसके अंतर्गत विज्ञापन शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत विक्रय प्रवर्तन तकनीक को शामिल किया जाता है। तो देखिए वितरण प्रणाली का मतलब क्या है यहां पर। देखिए वितरण प्रणाली का तात्पर्य है कि व्यवसायिक उपक्रम ने किसी वस्तु या सेवा का निर्माण तो कर लिया, लेकिन उसको बाजार में कैसे प्रवेश कराया जाए, उसको बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए, ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो किस चैनल के माध्यम से, किस चैनल के माध्यम से बाजार में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो इसके संबंध में नीति बनाना ये वितरण प्रणाली का हिस्सा है। जैसे कि चैनल कुछ भी हो सकते, जैसे खुदरा, क्या वस्तु को खुदरा दुकानों के माध्यम से ग्राहकों को वितरित की जाए, खुदरा दुकान, या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराया जाए या ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। तो वितरण प्रणाली का जो कॉन्सर्न है वह यही है कि किस चैनल के माध्यम से जो वस्तु है या सेवा है या उत्पाद है, उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। एग्जाम्पल के तौर में बताया, खुदरा दुकान भी है, ऑनलाइन स्टोर भी है, या कोई एजेंसी है, एजेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एजेंट बना लिए जाते हैं और उनके माध्यम से उत्पाद है वह घर घर जो है ग्राहक है, कस्टमर है, उनके पास तक पहुंचते हैं। तो ये वितरण, विज्ञापन आप समझते ही हैं। विक्रय प्रवर्तन तकनीक, विक्रय प्रवर्तन तकनीक का तात्पर्य ऐसी तकनीक है जो ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, जिससे कंपनी की बिक्री बढ़े, विक्रय प्रवर्तन, विक्रय बढ़े, विक्रय का प्रवर्तन हो। तो ऐसी तकनीक, जैसे कि एग्जांपल दूंगा तो काफी अच्छे समझ में जाएगा कि विक्रय बढ़ाने के लिए, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी जो है वह छूट, कोई छूट हो गई, छूट दे देती सामान में कि 50% की छूट, या छूट कुछ इस तरह से होती है कि 50 ग्राम में 25 ग्राम और एक्स्ट्रा, या ऑफर हो गया, कोई ऑफर चला दिया, तो ये किस में आएगा, विक्रय प्रवर्तन तकनीक में आ गया। सीमित समय के ऑफर जो होते हैं, सीमित समय वाले, सेल वगैरह लगा दी सीमित समय के लिए, तो सीमित समय के ऑफर, कोई प्रतियोगिता करा दी अपनी ग्राहकों के बीच में कि ये सामान खरीदेंगे तो इतना खरीदेंगे तो लकी ड्रा निकाला जाएगा, तो बम्पर प्राइज मिलेगा। तो ये तरह तरह के टेक्निक है, विक्रय प्रवर्तन तकनीक के अंतर आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रोत्साहन, खरीदारी, किसको, ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है कि वह सामान को खरीदें, इससे बिक्री में बढ़ोतरी होगी। तो ये विपणन तकनीक का हिस्सा है, विपणन नीति का हिस्सा है। तो कुल मिला के शीर्ष प्रबंधन जो है उत्पादन नीति का भी निर्माण करता है और विपणन नीति का भी निर्माण करता है। सिर्फ नीति का निर्माण ही नहीं, इनका कार्य, इसका क्रियान्वयन भी है, क्रियान्वयन भी है, क्रियान्वित भी करता है। ये दोनों ही चीजें हमें देखनी होगी। शीर्ष प्रबंधन का कार्य जो है नीति निर्माण के अंतर्गत कर्मचारी नीति भी है, कर्मचारी नीति का निर्धारण। अब कर्मचारी नीति का से जो तात्पर्य यहाँ पर, तो कर्मचारियों की भर्ती है,
भर्ती, चयन, इसके अंतर्गत पदांकन आएगा, पद देना, पदोन्नति आएगा, इसके अंतर्गत पारिश्रमिक या वेतन हो गया, वेतन हो गया। तो ये सारे जो मामले हैं वह कर्मचारी नीति का हिस्सा है, कर्मचारी नीति से इनका संबंध है। अब बात करें वित्तीय नीति, तो वित्तीय नीति के अंतर्गत या वित्तीय नीति का जो संबंध है वह है किससे? वित्त स्रोत के, वित्तीय स्रोत हैं, वित्त स्रोत के या वित्तीय स्रोत के प्रबंधन से। वित्तीय स्रोत का प्रबंधन हो गया, आय का प्रबंधन हो गया, आय प्रबंधन, ठीक है। और साथ ही इसका जो कोषों का निर्माण, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता हो उसका कुछ हिस्सा कंपनी के भविष्य में उपयोग के लिए बचा लिया जाए, उसके लिए कोष का निर्माण कर लिया जाए। तो कोषों का निर्माण, तो कोषों का निर्माण, तो इनका संबंध या ये सब मुद्दे जो हैं वह वित्तीय नीति के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब मामले भी शीर्ष प्रबंध देखता है। चलते हैं आगे। अब अगला जो कार्य है, ये कार्य हो गया कौन सा? नीतियों का निर्माण। तो नीति हमने 4 प्रकार की नीति देखी, उत्पादन नीति, विपणन नीति, और उसके बाद हमने देखा कर्मचारी नीति और वित्तीय नीति। और किस नीति में किन किन बातों पर विचार विमर्श किया जाता है या किस नीति से का संबंध किन से है, तो वह देख लिया हमने जैसे कि उत्पादन नीति में देख लिया कि इसका संबंध इनसे है, विपणन नीति का संबंध वितरण प्रणाली, विज्ञापन, विक्रय प्रबंधन, तकनीक से है, तो इसका संबंध इनसे है, इसका संबंध इनसे है। तो नीतियों का निर्माण हो गया, उद्देश्यों का निर्धारण हो गया, और तीसरा जो कार्य है वह संसाधन का जुटाना। तो संसाधनों का जुटाना, संसाधन मतलब जैसे कि अब इसमें मानव संसाधन हो गया, मशीन हो गया, मौद्रिक संसाधन हो गए। इसके साथ ही ये 3 संसाधन तो हैं ही, सामग्री यानी कच्चा माल। अब यहां से व्यवहारिक धरातल में कार्य चालू होगा। तो मानव कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, वो सब हैं, वे भी संसाधन, मानव संसाधन हो गया। विभिन्न मशीन है, उपकरण है, यह भी मानव इसमें आएगा। शीर्ष प्रबंधन के कार्य में मौद्रिक संसाधन है, यह भी जुटाना है। सामग्री यानी कच्चे माल का प्रबंध करना, यह भी शीर्ष प्रबंधन का ही कार्य है। अगला कार्य देखें, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। तो संगठनात्मक ढांचा, अब उन्होंने नीति बना ली, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, अब उसको लागू करने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए संगठन को अंतिम रूप देना, भी संगठन को अंतिम रूप देना, यह भी प्रबंध का ही, शीर्ष प्रबंध का ही कार्य होता है। तो संगठनात्मक ढांचा किस लिए तैयार किया जाता है? वो इसलिए तैयार किया जाता है ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। तो पहली बात जो है वह है योजनाओं का क्रियान्वयन। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि सारे संचालन संबंधी कार्य जो हैं वह संगठन के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो सारे संचालन संबंधी कार्यों के, सारे संचालन संबंधी कार्य को करने के लिए एक और चीज है, वह यह है कि अधिकारों का ऊपर से नीचे की ओर अंतरण भी संगठन के द्वारा ही किया जाता है। संगठन में विभिन्न प्रकार के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो पद के अनुसार उनको कार्य सौंपा जाता है। कार्य के साथ साथ उनका दायित्व तो जुड़ा ही है, और दायित्व होगा तो दायित्वों के अनुरूप अधिकार भी दिए जाएंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अधिकारों के अंतरण के लिए, तो कुल मिला के हम बोले शीर्ष प्रबंध ही किसी व्यावसायिक उपक्रम के संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होता है।
संगठनात्मक किसी व्यावसायिक उपक्रम के लिए संगठनात्मक ढांचा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह इसी के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, या योजनाओं का क्रियान्वयन जो है किसी संगठन के ऊपर ही निर्भर करता है। संगठन के द्वारा ही सारे संचालन संबंधी कार्यों का निष्पादन होता है और संगठन के द्वारा ही अधिकारों का ऊपर से नीचे की ओर अंतरण किया जाता है। अब देखिए कार्य का नियंत्रण, तो उपक्रम के सारे कार्यों का नियंत्रण है वह भी शीर्ष प्रबंधन का कार्य है। तो उपक्रम के, किसी व्यावसायिक उपक्रम के सारे कार्यों का नियंत्रण जो है वह शीर्ष प्रबंधन का ही कार्य है। अब इसके माध्यम देखें तो माध्यम, किन माध्यमों के द्वारा वह नियंत्रण स्थापित करता है, तो कुछ माध्यम है जैसे कि बजट हो गया। बजट एक बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है नियंत्रण का। जितना बजट बनाया उतने ही पैसे सैंक्शन हो गए, उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। तो जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने पड़ेंगे। बजट हो गया। लागत हो गया, लागत नियंत्रण के द्वारा कि लागत को कम से कम करना हो तो वहां पर भी इसके अनुरूप नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फिर सांख्यिकीय डेटा, स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा है इनके माध्यम से भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। एक और तरीका है और वह है लेखांकन, अकाउंटिंग। तो ये कुछ माध्यम हैं जिनके द्वारा किसी व्यावसायिक उपक्रम के ऊपर शीर्ष प्रबंधन क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, शीर्ष प्रबंधन के कार्य देख ली। अब आते हैं हम अगले प्रबंध में, अगले स्तर पे आते हैं। तो अगला जो स्तर है मध्यम स्तरीय प्रबंध। तो मध्यम स्तरीय प्रबंध जो है वह शीर्ष प्रबंध के नीचे का स्तर है और निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षी स्तर से ऊपर का स्तर है। तो इनके दोनों के बीच में यह है कड़ी। तो यह वह स्तर है जो कि शीर्ष प्रबंध के द्वारा दिए गए आदेशों का अक्षरशः पालन करता है। तो शीर्ष प्रबंध जो भी आदेश देगा, शीर्ष प्रबंध के आदेशों का यह अक्षरशः जैसा बोला जाएगा वैसा ही उसका पालन किया जाएगा, अक्षरशः पालन करता है। दूसरी बात यह भी यहां ध्यान रखना है कि यह प्रबंध का वह स्तर है जो नीचे वाले स्तर का अधिकारी वर्ग है, पदाधिकारी वर्ग है। ठीक है। तो पर्यवेक्षीय, यह पर्यवेक्षीय स्तर का उच्च स्तरीय पदाधिकारी वर्ग है, पदाधिकारी वर्ग है। बाकी आगे और भी चीजें वो आगे देख लेंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। शीर्ष प्रबंध के द्वारा दिए गए आदेशों का अक्षरशः पालन करता है। यह पर्यवेक्षी स्तर का उच्च स्तरीय पदाधिकारी वर्ग है। अब देखते हैं हम मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य। तो पहला जो कार्य है वह है नीति निर्णयों की व्याख्या एवं विश्लेषण। कौन सी नीति और निर्णय की बात हो रही है, तो शीर्ष प्रबंध के द्वारा लिए गए नीति निर्णयों की व्याख्या एवं विश्लेषण करना इसका कार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज आदेशों एवं विस्तृत निर्देशों को जारी करना, किसके लिए, पर्यवेक्षी स्तर के लिए। पर्यवेक्षीय नीचे वाला जो स्तर है, स्तर के लिए ये क्या करते हैं, ये आदेश और विस्तृत निर्देशों को जारी करते हैं। समस्याओं एवं सुझावों का संप्रेषण, तो ये पर्यवेक्षी जो स्तर है, अपने से नीचे वाले स्तर हैं, उनकी समस्याओं और सुझावों को संप्रेषित करते हैं शीर्ष प्रबंध को। तो किसकी समस्या, ये पर्यवेक्षी स्तर की
समस्याओं एवं सुझावों को संप्रेषित करते हैं शीर्ष प्रबंध को। तो ये इसका कार्य है। अगला जो कार्य है वह है कड़ी। तो जो मध्यम स्तरीय प्रबंध है वह शीर्ष स्तरीय प्रबंध और पर्यवेक्षी यानी निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। शीर्ष और निम्न है ना, शीर्ष और निम्न स्तरीय के बीच में क्या करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। आगे और देखें कार्य समन्वय। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हेड होते हैं वो अपने विभाग के होते हैं, और विभाग कैसे बनता है, एक जैसे कार्य जो होते हैं उन कार्यों को एक जगह समायोजित करके उनका एक विभाग बना दिया जाता है। जैसे कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो एक जैसे कार्य कैसे कि पैकिंग करना हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 5-5 साबुन के पैकेट बनाने हैं, तो एक साथ लॉट से साबुन आया। अब यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे जो पैकिंग डिपार्टमेंट से संबंधित होंगे। 5 साबुन को अलग इकट्ठे करना, अलग अलग हटाना, समूह बनाना, फिर हर एक साबुन की पैकिंग करना, फिर 5 में से हर एक की पैकिंग करना, अब उसको पैक करके एक डब्बे में रखना, फिर आगे चल के सील पैक करना। तो ये सारे कार्य संबंधित है पैकिंग से, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट बन गया। तो वही है, समन्वय का तात्पर्य है कि एक ही विभाग में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, या विभिन्न इकाइयों, एक ही विभाग, अब ये विभाग के हेड होते हैं, तो एक ही विभाग की विभिन्न इकाइयों की क्रियाओं में समन्वय, की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, जैसे कि मैंने पैकेजिंग का दिखाया एग्जांपल बताया, तो यहाँ पर कई सारे कार्य हैं, तो इन सब के कार्यों में समन्वय स्थापित होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी तो कार्य ठीक तरह से संपादित हो पाएगा। एक प्रोसेस से होता है ये कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। ये नहीं कि पहले वाले ने काम कर लिया, दूसरे वाले ने किया, तीसरे वाले ने काम कर लिया, तो समन्वय नहीं है, तो पैकिंग कैसे हो पाएगी। तो यही है, एक ही विभाग की विभिन्न इकाइयों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है निर्णय। निर्णय मतलब विभाग से संबंधित निर्णय लेना। किससे, विभाग से संबंधित निर्णय लेना, विभाग से संबंधित निर्णय लेना। दिशा निर्देश तथा प्रोत्साहन, तो कुशल निष्पादन के लिए निम्न स्तरीय जो प्रबंध है उसको दिशा निर्देश देना। तो किसको, कुशल निष्पादन के लिए, कुशल निष्पादन हेतु निम्न स्तरीय प्रबंध को दिशा निर्देश देना। नेतृत्व का विकास, ये भी सही बात है। नेतृत्व का विकास यहां पर मतलब ये है कि भविष्य के लिए नेतृत्व का विकास। विभाग में बहुत से व्यक्ति काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उनको प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर अनुभव ये प्रोवाइड करा के भविष्य के लिए नेतृत्व का विकास करना, कि आगे चल के ये भी उस स्टेज में पहुंच जाए कि प्रबंधन का कार्य जो है वो व्यक्ति संभाल सके। ऐसी तो पदोन्नति होती है, तो यह भी कार्य है प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा भविष्य के लिए नेतृत्व का विकास करना। तो यह है मध्यम स्तरीय प्रबंध के कार्य। अब आगे देखते हैं निम्न स्तरीय पर्यवेक्षणीय या परिचालन प्रबंध। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य मैंने बताया था, यह प्रबंध का सबसे क्या है, लो लेवल होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मैंने बताया अधीक्षक हो गया, अधीक्षक, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट और निरीक्षक, ये आएंगे। तो ये एक ऐसा, इसके जो अधिकारीगण होते हैं इसके जो प्रबंधक होते हैं वह श्रमिकों से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं, श्रमिकों से प्रत्यक्षतः
संपर्क में होते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि रोजमर्रा या दैनंदिनी के जो कार्य होते हैं, डेली के जो वर्क होते हैं, उनके लिए यही जिम्मेदार होते हैं, मतलब इन्हीं की देखरेख में होता है। कार्य सही समय से सही और सही तरीके से संपादित हो, जो उत्पादन का स्तर जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो उसके अनुसार ही सारी विधियां हो, कार्य विधि हो, वर्क मेथड है, वो फॉलो की जाए, वो सब इन्हीं का ही उत्तरदायित्व होता है। तो इनके माध्यम से ही श्रमिक गण हैं वह अपने विचार हैं, सुझाव हैं, प्रतिक्रिया हैं, वह शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाता है। इनके माध्यम से कैसे ये पहुंचाएंगे, कहां पर, मध्यम स्त्री को, और मध्यम स्त्री शीर्ष प्रबंध के सामने उनको बात, उनकी बातों को रखेंगे। तो इनके माध्यम से, किनके माध्यम से, मध्यम स्त्री प्रबंध जो है, तो उसके माध्यम से जो श्रमिक हैं, से श्रमिक बोले या कर्मचारी हैं, श्रमिक अपने विचार हैं, अपने सुझाव हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, वह कहां तक पहुंचाती हैं, ये शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाते हैं। शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाते हैं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं इस स्तर के कार्य। पहले मैंने बताया कि दैनंदिन उत्पादन की योजना बना, मतलब डेली वर्क, जो डेली वर्क होता है, तो उसके लिए उत्पादन की योजनाएं बनाना, जो कि शीर्ष प्रबंधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना, जो कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, शीर्ष प्रबंध के द्वारा। तो शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित योजना या लक्ष्यों के अनुसार दैनंदिन उत्पादन की योजना बनाना, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार या लक्ष्यों के अनुरूप। दूसरा, काम सौंपना। किसे काम सौंपना, कर्मचारियों को, जिनके प्रत्यक्ष संपर्क में हो, तो योग्यता अनुसार कर्मचारियों को, श्रमिकों को काम सौंपना। श्रमिकों पर निगरानी तथा उनका मनोबल बढ़ाना। श्रमिकों का निगरानी करना मतलब कार्य निष्पादन के दौरान, जब कार्य चल रहा हो तो कार्य निष्पादन के दौरान श्रमिकों पर पूरी निगरानी रखना तथा समय समय पर उनका मनोबल बढ़ाना, यह भी उनका कार्य है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं। तो कार्य निष्पादन के दौरान श्रमिकों पर पूरी निगरानी रखना और उसका मनोबल बढ़ाना। निष्पादन कम होने पर कारणों का पता लगाना और आवश्यक कार्रवाई करना। निष्पादन कम होना मतलब जब निष्पादन या जो तय किया है उत्पादन का स्तर, वह निर्धारित लक्ष्य से यदि कम होता है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसका पता लगाना। फिर कारण का पता लगाने के बाद त्रुटि के मूल बिंदु पर, जहां पर त्रुटि हुई है, तो त्रुटि के मूल बिंदु पर ही आवश्यक कदम उठाकर क्या करना, उसका निवारण करना। तो यह भी इसका कार्य है। आदेश निर्देश देना। तो आदेश निर्देश देना, किसे आदेश निर्देश देंगे, ये देंगे कर्मचारियों को, श्रमिकों को। आवश्यक सामग्री, उपकरण और औजार उपलब्ध कराना, तो यह भी इनका दायित्व है। यही क्या करते हैं, कार्य का बंटवारा करते हैं, रोज के कार्य का बंटवारा करते हैं। तो कार्य का बंटवारा करेंगे तो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक सामग्री भी तो देनी होगी, उपकरण भी तो उपलब्ध कराने पड़ेंगे, औजार भी तो उपलब्ध कराने पड़ेंगे। यह भी कार्य इन्हीं का होता है। कार्यस्थल पर परीक्षण, तो कार्यस्थल पर नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण यही देते हैं। प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, वैसे तो प्रशिक्षण होता ही समय समय पर प्रबंधन के द्वारा आयोजित करवाया जाता है प्रशिक्षण संस्थान में, लेकिन ये प्रशिक्षण की बात हो रही कहां पर, कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि कोई नया कर्मचारी आया, नया कर्मचारी
अब ये कर्मचारी जो है वह तो वहां से तो ट्रेनिंग लेके आएगा, कहां से, प्रशिक्षण संस्थान से। लेकिन अब यहां पर वो तो क्या था, वो तो सैद्धांतिक था, लेकिन अब व्यवहारिक धरातल पर जो है प्रशिक्षण ये देंगे नए कर्मचारी का। और जो पहले से मौजूद हैं, पहले से जो मौजूद हैं उनका क्या करना, उनका कौशल विकास उनको भी सिखाया जाता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो कुल मिला के यहां से एक चीज और निकल के आती है, वह यह कि इस प्रबंधक के लिए तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके लिए नेतृत्व, इसके लिए नेतृत्व कौशल का होना आवश्यक है भाई। तभी तो, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है ना, उसको तो सामने जो व्यक्ति है उसका प्रत्यक्ष क्या करना है, नेतृत्व करना है। तो नेतृत्व कौशल होना, प्रत्यक्ष रूप से संचार करना, ऑन पेपर नहीं करना है, तो संचार कौशल होना भी आवश्यक है। अब तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं होगा। हालांकि प्रबंधक में हमने पढ़ा था, शीर्ष प्रबंधक में जरूरी नहीं है कि तकनीकी ज्ञान हो, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि जो मालिक होता था वही प्रबंधक बन जाता था। लेकिन यहाँ पर तकनीकी ज्ञान इनके लिए तो आवश्यक है, तभी तो वो नए कर्मचारी को ऑन साइट पर प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा कि नहीं यह मशीन ऐसे काम करती है। तो तकनीकी ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। मध्य स्तरीय प्रबंध को परामर्श देना अपने कार्य वातावरण के बारे में, इसका जो कार्य क्षेत्र है उसके संबंध में यदि कोई मुद्दा उठता है तो उसके संबंध में मध्य स्थिर प्रबंध को परामर्श देना भी इनका कार्य है। तो ये थे निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षी प्रबंध के कार्य। कुछ और कार्य हैं, व्यक्तिगत संबंध बनाना तथा मनोबल बढ़ाना। व्यक्तिगत संबंध बनाना, तो व्यक्तिगत संबंध किससे बनाना, उत्पादन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों से, सभी श्रमिकों से व्यक्तिगत संबंध। मनोबल बढ़ाना तो पहले भी हो गया ना। उत्पादन कार्य में, उत्पादन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों से, सभी श्रमिकों से, और प्रत्येक संबंध तो होता है उनसे, व्यक्तिगत संबंध भी बनाता है। ठीक, तो यह भी इसका कार्य है, व्यक्तिगत तौर पे जानता है। कार्यों का मूल्यांकन करना, तो कार्यों का मूल्यांकन करना भी इसका कार्य है। कार्यों का मूल्यांकन कैसे, कि जो कार्य हुआ है वह सही तरीके से और सही समय पर हुआ है कि नहीं। फिर इसकी प्रगति की जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है वह ऊपर भेजता है। संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। किनके बीच में, यह श्रमिकों, कर्मचारियों और श्रमिकों या कर्मचारियों और मध्यम स्तरीय जो प्रबंध होता है उनके मध्य संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। नीतियों एवं निर्णयों का कार्यान्वयन, तो हमने पहले ही देखा था कि शीर्ष प्रबंध के द्वारा निर्धारित नीतियों और निर्णयों को कार्यान्वित करने का कार्य जो है वह इन्हीं का है। तो शीर्ष प्रबंध द्वारा, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों एवं निर्णयों का कार्यान्वयन करना। तो बस इतने ही कार्य हैं किसके, शीर्ष निम्न स्तरीय प्रबंध के। अब चलें आगे। अब देखते हैं हम प्रबंध के क्षेत्र। तो प्रबंध एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता सभी प्रकार के संगठनों को होती है, चाहे वह संगठन व्यावसायिक हो, चाहे
चाहे वह संगठन व्यावसायिक हो चाहे गैर व्यावसायिक हो, सभी प्रकार के संगठन को व्यावसायिक उपक्रमों को प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान समय में हम देखें, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, व्यावसायिक क्रियाओं, औद्योगिक क्रियाओं के लगातार विकास होने के साथ साथ प्रबंध क्षेत्र का भी विकास होता जा रहा है। और भी देखें, व्यवसाय में विशिष्टीकरण आता जा रहा है। तो अब इसका क्षेत्र केवल नियंत्रण, समन्वय, नियंत्रण तक सीमित नहीं रह गया है, इसका क्षेत्र बड़ा ही व्यापक हो गया है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि प्रबंध को किसी क्षेत्र विशेष की सीमा में बांधना जो है वह आसान काम नहीं है, बल्कि असंभव सा ही है। हर एक क्षेत्र जहां पर पहले से लक्ष्य निर्धारित हो और उसके अनुरूप यदि और बहुत से संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है, उसका समन्वय किया जा रहा है, तो वहां पर स्वाभाविक तौर से प्रबंधन होगा ही होगा। बिना प्रबंध के विभिन्न संसाधनों का निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपयोग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनमें समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा, उनमें नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, क्योंकि प्रबंध के ही ये क्या है, कार्य हैं। फिर भी प्रबंधन के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रबंधन के जो विशेषज्ञ हैं, प्रबंध क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कुछ प्रबंध क्षेत्रों से जोड़कर प्रबंध के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो देखें हम कौन कौन से इसके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कार्मिक प्रबंध। कार्मिक प्रबंध को वर्तमान में हम देखें तो मानव संसाधन प्रबंध, या कार्मिक को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो इसको वर्तमान में मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, वही है कार्मिक। तो प्रबंध के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य क्षेत्र जो है वह कार्मिक प्रबंध ही है। ठीक है। तो कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत श्रम शक्ति से संबंधित मुद्दे आते हैं। इसका संबंध जो है वह श्रम शक्ति के प्रबंध से है, श्रम शक्ति के प्रबंध से है। इतना काफी है बताना, श्रम शक्ति के प्रबंध से या श्रम शक्ति से संबंधित है। कार्मिक प्रबंध जो है श्रम शक्ति संबंध है। अब श्रम शक्ति संबंधित है तो इसके अंतर्गत वैसी ही कुछ बातें आएंगी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? श्रम शक्ति का अनुमान। श्रम शक्ति का अनुमान, इसका तात्पर्य यही है कि किसी व्यावसायिक उपक्रम में कार्य को संपादित करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका अनुमान इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, श्रमिकों की भर्ती एवं चयन करना। तो श्रमिकों का श्रम आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की भर्ती करना, आवश्यकता अनुसार श्रमिकों श्रमिकों की भर्ती और एवं उसका चयन करना है। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था किसकी? अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं, इन सब के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आएगा, इसमें शामिल होगा। अब उनको प्रशिक्षण दे के कार्यभार सौंपना, योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपना भी कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और समय समय पर उनका मनोबल उन्नयन करना, उनको प्रोत्साहित करना, तो यह भी कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आएगा। इसके और भी कार्य हैं, जैसे कि पदोन्नति। पदोन्नति मतलब यहां पर पदोन्नति से संबंधित विधि का निर्धारण, पदोन्नति से संबंधित विधि का निर्धारण हो गया, यह भी निर्धारण। और पदोन्नति का किसी व्यावसायिक उपक्रम या संस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन। पदोन्नति देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ठीक से काम करेगा नहीं करेगा, तमाम बातें हैं। प्लस पदोन्नति देना, पदोन्नति देना भी इन्हीं का ही, इसी का हिस्सा है। श्रम कल्याण, तो श्रम कल्याण से संबंधित, श्रम कल्याण से संबंधित कार्यों का, कार्यों की व्यवस्था करना, कार्यों की
व्यवस्था करना, यह भी इसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा इसके अंतर्गत हम देखें बीमा हो गया, पेंशन हो गया, इत्यादि कार्यों से संबंधित लाभ हो गए, ये इसके अंतर्गत आएगा। श्रम कल्याण के से संबंधित कार्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए चिकित्सा जांच हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा हो गई, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। मनोरंजन, मनोरंजन सुविधाएं हो गई। श्रमिकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करना, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बताए, ये इस तरह के जो कार्य हैं इसके अंतर्गत आएंगे। कार्यस्थल को मानवोचित बनाना, यह भी श्रम कल्याण के अंतर्गत आएगा। जैसे जिस भी कार्यस्थल पे ये कार्य कर रहे हैं वहां पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, साफ सुथरा वातावरण हो, गंदगी ना हो, प्रदूषण ना हो, बहुत ज्यादा ध्वनि शोर ध्वनि प्रदूषण ना हो, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। टेम्परेचर कंट्रोल हो, तापमान नियंत्रित हो, तो बहुत ज्यादा वहां पर तापमान भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, तो ये सारी जो चीजें हैं वह श्रम कल्याण के अंतर्गत आएंगी। फिर आगे देखें हम, पूंजी व श्रम का संबंध बनाए रखना, पूंजी और श्रम का संबंध बनाए रखना, यह भी प्रबंध क्षेत्र के कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आता है। अब इसका तात्पर्य क्या है, देखो पूंजी का जो संबंध है, यहां पर पूंजी का संबंध है संसाधन से, पूंजी का संबंध है संसाधन से, मशीन उपकरण से, इसका धन से, पैसे से, इससे संबंध है इसका। श्रम का जो संबंध है वह है कर्मचारी से, कर्मचारी और उसके प्रयास और उसके प्रयास से। तो इनमें संतुलन और समन्वय बनाए रखना, इनमें संतुलन और समन्वय या संबंध है ना, इनमें संबंध बनाना, ठीक। तो कैसे, ये आवश्यक भी है। पूंजी व श्रम का संबंध बनाए रखना यानी संसाधन, मशीन, उपकरण, धन इत्यादि का कर्मचारी और उसके प्रयासों से संबंध बनाए रखना, उनमें संतुलन बनाए रखना। यदि इनमें संतुलन होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि मशीन वगैरह मतलब संसाधन ये सब हैं, तो आधुनिक मशीन होंगी। अब आधुनिक मशीन के साथ साथ कर्मचारी भी कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। अब ये आधुनिक मशीन भी है, कुशल कर्मचारी भी है, तो अब ये जो दोनों मिलके संबंध बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम से कम होगी। फिर नई तकनीक को जब लाया जाएगा तो उससे भी क्या होगी, नई तकनीक को नई मशीनरी हो गई, कुशल वो हो गए, फिर नई तकनीक हो गई, तो इनसे भी क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। और भी एग्जांपल है इसमें, जैसे कि जब पूंजी ठीक ठाक लगाई जाती है और संसाधन और उपकरण ठीक ठाक होते हैं किसी कंपनी में, तो काम करने वाला जो कर्मचारी है वह संतुष्ट होता है, उसको क्योंकि उसको यह एहसास होता है कि हमारे पास काम करने के लिए ठीक ठाक संसाधन है और अच्छे उपकरण है। जब किसी व्यक्ति को अच्छे उपकरण मिलते हैं, अच्छे संसाधन होते हैं, तो काम करने में भी मजा आता है। यदि उसी की जगह वही काम करने के लिए जो उपकरण दिए जा रहे हैं वह खटारा टाइप के हों, बड़े ही मतलब जर्जर अवस्था में हो, संसाधन बड़े सीमित हो, तो काम करने में भी व्यक्ति इरिटेट होता है। तो वही है कि इन दोनों में संबंध बनाए रखना भी क्या है, कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो श्रम इन दोनों में संबंध बनाए रखना का तात्पर्य यही है कि
पूंजी का ये हिस्सा, पूंजी जिससे संबंधित है वो हिस्सा, और ये हिस्सा कि ये ना हो कि केवल ये हो तो ये ना हो, मतलब बहुत आधुनिक उपकरण हो लेकिन उसको चलाने वाला कोई ना हो, तो ये यहाँ पर संतुलन नहीं है ना इनमें संबंध है। तो आधुनिक उपकरण भी हो, कर्मचारी भी कुशल हो, तो बन गया संबंध। सेवानिवृत्ति, छटनी, अवनीति संबंधी नीति का निर्धारण करना, तो यह भी कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यह भी शीर्ष प्रबंधन के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किया जाता है। सेवानिवृत्ति करना, छटनी, अवनीति, तो ये हो गया। अगला देखें हम, अगला जो क्षेत्र है वह है वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध का जो क्षेत्र वह संबंधित किससे है? वित्तीय प्रबंधन जो है वह इसके अंतर्गत किसी संस्था के लेखे रखना, उनके लेखों का परीक्षण करना, यह आता है वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत। वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन आता है। वित्तीय पूर्वानुमान यानी नियोजन की भाई कि संस्था के संचालन के लिए ये वित्त है जो है आवश्यक वित्त है, तो भविष्य में कितना वित्त और आवश्यक पड़ सकता है, कितना वित्त आएगा, तो वो स्रोतों से संबंधित जो बातें हैं और उनकी फिर प्लानिंग करना, तो ये वित्त प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। धन राशि का एकत्रीकरण, तो देखिए यहां पर धन राशि का एकत्रीकरण का मतलब यह नहीं है कि पैसे को एक जगह इकट्ठा कर लेना। यहां पर वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत धन राशि का एकत्रीकरण का मतलब यह है कि विभिन्न धन के जो स्रोत हैं उन स्रोतों को एक जगह ट्रैक करना, धन के स्रोतों को एक जगह ट्रैक करना, धन के स्रोतों को एक जगह ट्रैक करना, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आपके पास कितना धन है और आप उसे किस तरीके से, किस तरह से खर्च कर रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास बहुत से बैंकों में अकाउंट है, पीएनबी में है, एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, तो इन सब अकाउंट में अलग अलग अमाउंट में पैसा जमा है। अब ये कुल कितना पैसा है, तो यह जानने के लिए धन का एकत्रीकरण का मतलब ये होगा सारे अकाउंट की जानकारी एक जगह पर उपस्थित हो जाए, तो इससे यह पता चले कि कुल कितना धन है हमारे पास में, और इस उनकी एंट्री से यह पता चल जाए कि हम धन को किस तरह से कहां कहां पर खर्च कर रहे हैं। तो धन का एकत्रीकरण का यही मतलब है यहाँ पर कि धन के जितने भी स्रोत हैं उनको एक जगह ट्रैक करना। जैसे किसी व्यवसायिक उपक्रम के लिए कि बहुत से खाते हैं, उन खातों को एक जगह पे ट्रैक करना कि किस किस खाते में कितने पैसे जमा है। निवेश, तो निवेश को भी ट्रैक करना कि पैसे कहाँ कहाँ के लगाए, किस किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया हमने, शेयर्स होल्डर्स उनको कितना दिया, तो ये सारे निवेश से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो एक जगह ट्रैक हो जाए। इसके लिए स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट का भी उपयोग किया जा सकता है कि उसमें जितने भी वित्तीय जो लेन देन है उनको एक जगह पर वहां पर एड ऑन कर लिया, एक जगह उनका लेखा जोखा कर लिया, तो स्प्रेडशीट से पता चल जाए। तो धन के एकत्रीकरण का यही मतलब है कि ठीक ठीक यह जानना कि कितना धन है और वह धन किस तरह से खर्च हो रहा है, तो यह धनराशि का एकत्रीकरण। आय का प्रबंध करना, आय का प्रबंध करने का तात्पर्य यहाँ पर यह व्यवसायिक उपक्रम के संदर्भ में कि केवल ये पैसे कमाने से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो आय है वह उस आय को आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, उसे किस तरह से नियंत्रित कर रहे हैं और किस तरह से उसको बढ़ाने के लिए निवेश कर रहे हैं। तो इसका संबंध जो है वह केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कहां तक है वो इस संबंध इसका इसका खर्च, बचत और निवेश, है ना। खर्च किस तरह से कर रहे हैं, खर्च भी देखा जाएगा, बचत भी देखा जाए किस तरह से बचत की जा रही है, और जो आय है उसको बढ़ाने के लिए कहां कहां निवेश किया जा रहा है समझदारी के साथ। तो यह है आय का प्रबंध। आगे देखें लागत नियंत्रण, आगे है लागत नियंत्रण। तो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग कर रही है कि नहीं, और वह मुनाफे को, लागत को कम करके मुनाफे को बढ़ा रही है कि नहीं। तो
लागत नियंत्रण का तात्पर्य है कि यह सुनिश्चित करना कि कंपनी कुशल और प्रभावी तरीके से संसाधनों का उपयोग कर रही है कि नहीं, संसाधनों का उपयोग करके लागत कम करके लागत कम करके, ठीक है, मुनाफा बढ़ा रही है कि नहीं, यह सुनिश्चित करना है। तो यही है लागत नियंत्रण। तो लागत नियंत्रण के कई तरीके हो सकते हैं। बजटिंग करना और उसका पालन भी करना, केवल बजटिंग करना नहीं, आय और व्यय का लेखा जोखा रख कर उसके अनुसार नीति बनाना और उसका पालन भी करना, तो ये होगा लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण में ऊर्जा दक्षता भी हो सकती है कि ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जाए तो उससे कटौती होगी। तकनीक है, तकनीक का उपयोग करना, तो इससे लागत में नियंत्रण होगा, तो यह भी वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। बचत के लिए प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों को बचत के बारे में प्रशिक्षण देना कि किन किन तरीकों से हम संसाधनों में बचत कर सकते हैं और लागत को घटा सकते हैं। कुछ कार्यों की आउटसोर्सिंग करना, तो उससे भी लागत पर नियंत्रण स्थापित होगा, लागत है वह कम होगी। तो यह है लागत नियंत्रण का तात्पर्य। बीमा और बैंकिंग यह भी शामिल है वित्तीय प्रबंध में। बीमा इसलिए कि भाई कभी भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि कुछ बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो जाए, तो उससे सुरक्षा के लिए बीमा करना। और बैंकिंग भी कि जो व्यावसायिक उपक्रम है, कोई संस्था है, उसके पैसे को कहीं जमा करना, उसके लिए बैंकिंग है, जमा करना और निकालना, तो इन सब के लिए बैंकिंग है, यह भी इसकी सीमा में आएगा। बजटिंग हो गया, यह भी इसका क्षेत्र है। फिर पूंजी लागत एवं अन्य वित्तीय समस्याओं का अध्ययन एवं उनका समाधान करना, ले देखिए ये बच जाएगा, बाकी सारी चीजें तो हमने देख ली है। तो पूंजी लागत हो गया, पूंजी से संबंधित या इनके अलावा कोई अन्य वित्तीय समस्याएं हैं तो उनका अध्ययन करना और उनका समाधान करना, तो ये वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखें उत्पादन प्रबंध। अगला जो कार्य क्षेत्र है वह उत्पादन प्रबंध। तो उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहला है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब क्या है यहां पर पूर्वानुमान का मतलब है कि उत्पादन कार्यों के लिए पूर्वानुमान करना। कैसे पूर्वानुमान करना कि कितने प्रकार के उत्पादों का यहां पर क्या किया जाए, उत्पादों को उत्पादित किया जाए, कितने प्रकार, किन किन तरीके के उत्पाद बनाए जाएं, तो ये पूर्वानुमान हो गया। फिर ये पूर्वानुमान इसके लिए कि यदि यह तय हो गया कि किन किन प्रकार के उत्पाद को बनाया जाए तो उसके लिए कितना कच्चा माल लग जाएगा, तो ये भी पूर्वानुमान हो गया। फिर भविष्य में कितने उत्पाद बिक जाएंगे, तय कर लिया इतना उत्पाद बनाना है, इतना कच्चा माल है, तो भविष्य में कितना बन जाएगा, वो बिक जाएगा, तो ये है पूर्वानुमान कि कितना कच्चा माल लगेगा, कितना कच्चा माल लग जाएगा, ये पूर्वानुमान हो गया। भविष्य में कितने उत्पाद जो है विक्रय हो जाएंगे, भविष्य में विक्रय हो जाएंगे, कि कितने प्रकार के उत्पाद बनाए जाएं, तो ये सब पूर्वानुमान में आ जाएगा। सामग्री की व्यवस्था करना, तो केवल पूर्वानुमान से काम नहीं होगा, बल्कि जो भी सामग्री है वह जो भी आवश्यक सामग्री है उत्पादन के लिए, वह समय पर उपलब्ध हो, तो ये भी उत्पादन प्रबंध के अंदर आता है। आवश्यक सामग्री का समय पर उपलब्ध कराना। स्तर का निर्धारण का मतलब यही है कि उत्पादित माल का स्तर क्या हो, कितनी मात्रा में उत्पादित माल का स्तर, 100 टन, 1000 टन, तो उत्पादित माल का स्तर निर्धारण करना। उत्पादन गतिविधियों से संबंधित कार्यों के लिए नियोजन करना, नियंत्रण और कार्य का विश्लेषण करना। तो उत्पादन से के संबंध में नियोजन, नियंत्रण तथा
कार्य का विश्लेषण करना। आगे देखें, प्रबंध उत्पादन में आगे चलें तो कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्णय, भर्ती एवं चयन। तो कर्मचारी की आवश्यकता, यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है उत्पादन विभाग की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो उत्पादन विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उसका निर्णय लेना, उनकी भर्ती एवं उनकी भर्ती करना, उनका चयन करना, प्लस इसके साथ यह भी कि इनके लिए योग्यता योग्यता व अनुभव अनुभव निर्धारित करना। यह भी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्पादन विभाग की। तो उत्पादन विभाग से उत्पादन विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारियों का निर्णय करना, उनकी भर्ती करना, उनका चयन करना, उनकी योग्यता तथा अनुभव का निर्धारण करना, और उसको उनको फिर बाद में ये सब हो जाए तो कार्य पर लगाना। गति और समय का अध्ययन, तो गति और समय का अध्ययन यह भी उत्पादन प्रबंध का हिस्सा है। गति का मतलब होगा मोशन स्टडी, देखो मोशन स्टडी है, और समय यानी टाइम स्टडी। तो मोशन स्टडी में क्या है, अनावश्यक जो गतियां होती, मोशन मूवमेंट होते हैं, उनको हटाया जाता है। किसी कार्य में भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज मोशन होते हैं, जैसे कि उठाना, कहीं शिफ्ट करना, स्थानांतरित करना, सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, एक स्थान पर ही उसको ऊपर उठाना। तो बहुत तरह तरह की वहां पर होती हैं एक्टिविटी, मोशंस होते हैं। तो उन मोशंस में से कौन से मोशन, कौन से मूवमेंट है जो अनावश्यक है, करने की जरूरत नहीं है, उनको रिड्यूस करना। रिड्यूस इसलिए करना कि ये अनावश्यक मूवमेंट जो है वह कम हो जाएंगे, तो कार्य का जो करने का जो समय है वह कम होगा, न्यूनतम होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो कार्य को पूरा करने में कम समय, कार्य समाप्ति में समय को कम करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर अनावश्यक गतियां यानी मूवमेंट हैं, हटाया जाता है। तो कम समय लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि एक ट्रक में कोई सामान लोड करना है, ऊंचाई से लाना है और ट्रक में लोड करना है, 4 आदमी लगा दिए, तो चारों आदमी वहां पर चढ़े, फिर चारों आदमी उतरे। तो यहाँ पर क्या है कि अनावश्यक मूवमेंट हो रही, गतियां हो रही। तो तरीका सबसे बढ़िया यह है कि एक आदमी ऊपर चढ़ जाए, एक आदमी ट्रक में चढ़ जाए, और 2 आदमी क्या है कि वह सामान को उठा के ट्रक तक ले जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अनावश्यक मूवमेंट बच गया। एक आदमी है वो उठा उठा के सामान ऊंचाई से निकाल के, वो जो 2 व्यक्ति कार्य में लगे हैं उनको देता जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है ट्रक में, ट्रक तक जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उस सामान को लेकर लोड कर रहा है। तब तक एक और व्यक्ति है जो लोड कर चुका है, वह पहले वाले के पास पहुंच गया। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से अनावश्यक मूवमेंट क्या है वह घट रहा है। 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा, मतलब सभी को चढ़ना पड़ रहा था, कहां पर ऊंचाई पे भी चढ़ना पड़ा था, वो ट्रक में भी चढ़ना पड़ा था। तो यहाँ पर अनावश्यक मूवमेंट है, उसको क्या किया गया, वहां उसको अवॉइड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो इससे क्या है, कार्य जो है अब कम समय पे होगा, कार्य जो है वह कम समय पे होगा। अब समय का अध्ययन, टाइम स्टडी। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि कार्य को जो है, कोई भी उत्पादन गतिविधि में कार्य भिन्न भिन्न चरणों में होता है, हर एक चरण में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि अवलोकन करके, बार बार अवलोकन करके उस टाइम को रिड्यूस करने का प्रयास किया जाता है, ताकि ताकि क्या हो, यह पता चल जाए कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि किसी कार्य को करने में इतना समय लगता है, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति कर पा रहे हैं। जैसे कि हम बोले कि बार बार अवलोकन से यह पता चल गया कि एक बॉक्स को बनाने में 5 मिनट लगते हैं, या 5 घंटे लगते हैं, मान लेते हैं 1 घंटे, 5 घंटे ना करके हम और कुछ ले लें कि ठीक ठीक हिसाब बैठ जाए, है ना।
हाँ यही मान लेते हैं, एक बॉक्स को का कंप्लीट करने में एक व्यक्ति 2 घंटे लगाता है और वह व्यक्ति जो है कंपनी में 8 घंटे की सेवाएं देता है। अब 8 घंटे की सेवा देता है और बॉक्स को बनाने में 2 घंटे, ये किससे, टाइम स्टडी से पता चला। तो ये पता चल गया कि दिन भर यदि ये काम करे तो 2 घंटे के हिसाब से 8 घंटे में 4 बॉक्स बनाएगा। तो इससे दो चीजें पता चल रही हैं, वह यह कि यदि पर्टिकुलर अमाउंट में बॉक्स बनाने हैं तो उस बॉक्स को पर्टिकुलर टाइम में बनाने के लिए कितने व्यक्ति लग जाएंगे, और इससे यह भी पता चल जा रहा है कि एक व्यक्ति की क्षमता जो है वह पूरे दिन में 4 बॉक्स बनाने की है। तो इससे हमें उसकी मजदूरी निर्धारित करने में भी एक डाटा मिल गया। तो इससे क्या है, उसका पारिश्रमिक तय हो जाएगा, पारिश्रमिक तय हो जाएगा कि भाई दिन भर में 4 बॉक्स के हिसाब से उसका जो भी मजदूरी बनती है वह तय हो गई। दूसरी चीज ये पता चल गया कि पर्टिकुलर अमाउंट में यदि बॉक्स बनानी हो तो उस अमाउंट को बनाने के लिए कितने कर्मचारी जो है, कितने श्रमिक हैं, उनकी संख्या का निर्धारण हो जाएगा, संख्या का निर्धारण। तो यह भी इसके अंतर्गत आता है। गति स्टडी किसके लिए, कि काम कम से कम समय पे कैसे कंप्लीट होगा, उसके लिए गति स्टडी की जाती है कि कम से कम कितना समय लगेगा ही लगेगा समय। और टाइम स्टडी इसके लिए कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर टाइम से ये पता चलता है कि कितने व्यक्ति लग जाएंगे और वह कितना समय लेता है काम करने के लिए। तो उससे ना या पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है, तो उससे उसकी मजदूरी निर्धारित हो जाएगी। तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का यहाँ पर यह उपयोग है। अब उत्पादन संबंधी विधि एवं कार्य विधि का निर्धारण। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी मेथड हो सकती है, उन मेथडों से किस मेथड का उपयोग किया जाए, तो यह भी निर्णय इनका होता है। तो ये सारी बातें यहां पर होंगी। आगे देखें, क्रय प्रबंध। तो क्रय प्रबंध के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है कि क्या खरीदना है, उसको कैसे खरीदना है। तो ये बात यहां पर शामिल हो जाएगी कि है ना, कैसे खरीदना है, कि टेंडर भरवाया जाए या फिर डायरेक्ट किसी कंपनी जो सामान चाहिए वो जो बनाती तो उससे जाके कांटेक्ट कर लिया जाए, या और कोई मेथड हो, तो वही कैसे क्रय करना है। फिर जब ये तय हो जाए तो उसके लिए टेंडर बुलाना, क्रय आदेश देना, ऐसी ऐसे व्यावसायिक संस्था को या एजेंसी को क्रय आदेश देना जो कि श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं को उचित मूल्य पर देने के लिए तैयार हो या मिल जा रहा हो, तो उसको क्रय आदेश देना, यह भी क्रय प्रबंध के अंतर्गत आएगा। परचेसिंग मैनेजमेंट, क्रय सामानों का समुचित प्रबंध हो, तो क्रय सामानों का समुचित प्रबंध भी क्रय परचेसिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। कि मशीन में बढ़िया क्रय कर लिया तो अब उसको ठीक ठाक उसका प्रबंध करना हो, उसको रखना हो, उसका रख रखाव देखना हो, तो क्रय प्रबंध के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखें कार्यालय प्रबंध। तो कार्यालय प्रबंध का मतलब है ऑफिस, है ना, ऑफिस है, ऑफिस की व्यवस्था करना, इसके अंतर्गत ऑफिस की व्यवस्था करना, इसके डेकोरेशन यानी साज सज्जा की व्यवस्था करना, इस ऑफिस के लिए जो उपकरण है उपकरण की व्यवस्था करना, ऑफिस ऑफिस में और भी चीजें हैं उसका, है ना, कंप्यूटरीकरण वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत आएंगे। और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इसमें, शामिल होता है समय नियत करना। किसका समय नियत करना, कार्यालयीन जो स्टाफ है, कार्यालय का जो स्टाफ है, इसके आने जाने के समय का निर्धारण करना, नियत करना कि इतने बजे आएंगे इतने बजे जाएंगे, तो कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत आएगा। कार्य संस्कृति का विकास, मतलब ऐसा है कि कार्यालय में ऐसे वातावरण को बनाना, ऐसे ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे श्रेष्ठ संस्कृति का विकास हो। कार्य संस्कृति हम मैंने बताया था क्या होता है ना, कर्मचारियों के साझा मूल्य, विश्वास, उनके व्यवहार, मूल्य, इन सब से कार्य संस्कृति का विकास होता है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आधुनिकतम संचार के साधन जो हैं उनको, उनकी व्यवस्था करना कहां पर, कार्यालय में।
है ना, आधुनिक संचार के साधन का व्यवस्था, वाईफाई हो गया, टेलीफोन हो गया, इत्यादि इत्यादि है, उन सब की व्यवस्था करना, यह भी कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत आएगा। कंप्यूटरीकरण, तो कार्यालय के जो भी फाइल्स हैं, जो भी कार्यालय की समस्त जो फाइलें, इनके जो भी दस्तावेज हैं, इनका कंप्यूटरीकरण करना, और साथ में इनके अंकेक्षण यानी इनकी प्रिंटिंग की भी व्यवस्था करना। केवल कंप्यूटर में ना हो, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था करना, यह भी कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत आएगा। अब बात करें आगे, तो स्टाफ के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का मनोबल बढ़ाना भी कार्यालय प्रबंध का हिस्सा है, इसके अंतर्गत शामिल होता है। समन्वय स्थापित करना, समन्वय किसके, स्टाफ के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब के मध्य जो है वह समन्वय स्थापित करना, ठीक है, ताकि उनसे श्रेष्ठ कार्य लिया जा सके। तो श्रेष्ठतम हम बोल सकते हैं कि श्रेष्ठतम कार्य, सिस्टम कार्य लेने के लिए कार्यालय के समस्त घटकों में समन्वय स्थापित करना, कार्य कुशलता बढ़ाना, तो कार्यालय के स्टाफ के जितने भी व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी का जो है कौशल विकास करना स्टाफ का, है ना, तो यह भी काम है। तो ये है स्टाफ का कुशलता बढ़ाना। अब देखें आगे, डेवलपमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, विकास प्रबंध। तो विकास प्रबंध का जो संबंध है वह है प्रयोग से और शोध से। कहने का मतलब यह है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यह विकास प्रबंध के अंतर्गत आता है। किसी भी संस्था में हम देखें, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में देखें हम, तो ये एक विकास प्रबंध रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता ही होता है, वहां का एक हेड होगा, जो पूरा मैनेजमेंट देखेगा। तो रिसर्च और डेवलपमेंट की जो संबंधित गतिविधियां हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। इसका कार्य क्या है, उत्पादन क्रिया में अब रिसर्च और डेवलपमेंट कर लिए हैं, तो उत्पादन और प्रयोग में जो भी माल है, जो भी मशीन है, जो भी उपकरण है जो कार्य में लाए जाते हैं, तो उनमें नए आविष्कार, इन्होंने जो भी नए आविष्कार किए, जो भी डेवलपमेंट किए, उनका लाभ उठाना, तो ये इनके मुद्दे हैं, ये इनके क्षेत्र हैं। इसमें यह शामिल होता है क्या, कि पहली बात तो यह है कि विकास प्रबंध के अंतर्गत किसी संस्था के विकास से संबंधित समस्त विषय जैसे कि प्रयोग और शोध आते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन क्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले माल, मशीन, उपकरण इत्यादि में नए आविष्कारों एवं अनुसंधानों का लाभ उठाया जाता है, लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखें, विपणन प्रबंध। तो अगला जो है कार्य क्षेत्र प्रबंध का वह है विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत पहली चीज है वस्तु विपणन। वस्तु विपणन मतलब जो जो उत्पाद है उसकी मार्केटिंग आती है। उसका मूल्य निर्धारण कैसा हो, मूल्य निर्धारण भी है, मूल्य ऐसा रखा जाए कि जो कि प्रतिस्पर्धी हो, प्रतिस्पर्धा में भी हो और लाभदायक हो। तो यह जो कार्य है वह किसका है, वह प्रबंध क्षेत्र के विपणन प्रबंध का है। विपणन की जोखिमें तथा उनकी रोकथाम। तो विपणन में जो जोखिमें हैं, मार्केटिंग में जो जोखिम है, उनका भी ये क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे कि जोखिम होता ही है, किसी प्रोडक्ट विशेष की हमने खूब मार्केटिंग की और पता चला कि जब मार्केटिंग के बाद जब बिक्री का जब टाइम आया, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी जगह कोई बहुत ही अच्छा और नया टेक्नोलॉजी से बना हुआ कुछ ऐसी चीज आ गई जिसने उस प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर दिया। तो ये जोखिम है। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये प्रकाशन में ही देखें हम कि किसी परीक्षा विशेष की खूब सारी बुकें निकाली किसी प्रकाशक ने, खूब बड़े स्तर पर छपाई वगैरह करवाया, और जैसी मार्केट में उतरी और सिलेबस बदल गया, तो ये बहुत बड़ा जोखिम है। मार्केटिंग भी कर दी ठीक ठाक, तो इस तरह की जोखिम है, उनकी रोकथाम, रोकथाम के लिए ये बहुत बड़ी
बढ़िया चीज है कि जो व्यावसायिक उपक्रम हम किसी एक प्रोडक्ट पर निर्भर ना रह के प्रोडक्ट में विविधता लाए, कि एक प्रोडक्ट है, यदि उससे अच्छा प्रोडक्ट कोई मार्केट में आ गया हो या वो प्रोडक्ट है वह है प्रचलन से हट गया, तो बाकी जो है वो तो थोड़ा सा आर्थिक क्षति को मैनेज कर सके, तो उसकी रोकथाम कुछ ऐसे हो सकती है। विज्ञापन और विक्रय कला, तो विज्ञापन और विक्रय कला भी विपणन जो मार्केटिंग है उसका ही हिस्सा है। ठीक। फिर आंतरिक बाजार एवं निर्यात संवर्धन, ये भी मार्केटिंग का है भाई। मार्केटिंग प्रबंध में आंतरिक मार्केटिंग कुछ इस तरह से की जाए कि आंतरिक बाजार है वह भी बढ़े और बाजार जो है वह देश से बाहर भी मिले, ये इसके अंतर्गत का। विपणन अनुसंधान, विपणन अनुसंधान का मतलब यह है कि अपने उत्पाद को बेचने के पहले या बेचने के बाद उठने वाले उससे जुड़े सवालों का जवाब ढूंढना। ठीक। जैसे कि जैसे कि लोग इस उत्पाद को यदि खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे ना, ये विपणन अनुसंधान में आएगा कि आपके तो प्रोडक्ट में ऐसी क्या खूबी है कि लोग खरीदेंगे, तो इसका जवाब ढूंढना, जवाब पहले से तय करना। जो प्रोडक्ट तैयार हो गया है उसको कहां पर बेचना हो, कहां पर बेचना है, तो यह भी विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च में आएगा कि बेचना है तो उसे कहां बेचा जाए। फिर उसकी कीमत क्या रखी जाए कि वह प्रतिस्पर्धी हो, वह बाजार में टिकने योग्य हो। एक और सवाल है जिसके बारे में सोचा जाता है वह यह है कि उत्पाद के बारे में लोगों को बताया जाए तो क्या बताया जाए कि प्रोडक्ट की अच्छी छवि बने, लोगों के बीच में उसकी ऐसी छवि बने कि खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो। तो कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना ही विपणन अनुसंधान है। आगे देखें, परिवहन प्रबंध, तो इसका कार्य जो क्षेत्र है परिवहन कार्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत शामिल होता है परिवहन साधनों की व्यवस्था करना। परिवहन साधन चाहे वो जलीय हो, चाहे स्थलीय हो, चाहे वो वायुमार्गी हो। फिर माल की पैकिंग, माल की पैकिंग भी परिवहन प्रबंध के अंतर्गत आता है। भाई परिवहन जब होता है माल का तो उसके लिए भी उसको पैक किया जाता है, तो पैकिंग भी हो गया, माल को बिना पैक किए, ये है पैकिंग, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा कि कुछ इस वो तो ठीक है प्रोडक्ट को वैसे पैक तो किया ही जाता है दुकानों के लिए, लेकिन जब परिवहन के लिए भी पैकिंग होती है तो वो कुछ अलग तरह की पैकिंग होती है ताकि टूट फूट वह कम से कम हो, तो परिवहन प्रबंध में आएगा ये। गोदाम की व्यवस्था, चाहे सामान की लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो, दोनों ही स्थितियों में गोदाम की आवश्यकता होती है। गोदाम में ही लोडिंग होती है या गोदाम के थ्रू ही लोडिंग होती है, क्योंकि हवाई जहाज ये तुरंत वो तो गोदाम में नहीं जाएंगे, लेकिन सामान तो गोदाम से ही आएगा। जैसे वेयर हाउस हो, लॉजिस्टिक हब है, इन सब की व्यवस्था भी परिवहन प्रबंध के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखें पर्यावरण प्रबंध, तो आधुनिक प्रबंध का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। पहले इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आधुनिक प्रबंध में आधुनिक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है ये। ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। वैसे भी देखा जाए तो प्रदूषण की जो समस्या है वह वैश्विक समस्या है और बड़ी गंभीर समस्या है, तो इस वजह से इसको बड़ा ही वरीयता के साथ इसमें शामिल किया गया है और इस पे ध्यान दिया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत मिट्टी है, मिट्टी प्रदूषण है, वायु है, जल है, जल है, ध्वनि प्रदूषण है, तो इनकी रोकथाम या इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें हरियाली के विकास और वातावरण के संतुलन का भी प्रयास किया जाता है इस प्रबंध में। ठीक। एक चीज और वह यह है कि प्रबंध की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण प्रबंध में पर्यावरण का तात्पर्य ये केवल
नेचर से नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये परिवेश भी शामिल किए जाते हैं। तो इनके अनुरूप उत्पादन करना, ठीक है, तो इनके अनुरूप जो है वह उत्पादन करना, तो इनको भी शामिल किया जाता है। तो सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, संस्था प्रबंधन। तो संस्था प्रबंधन का मतलब क्या है? संस्था प्रबंधन का मतलब है, या इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, कोई भवन है, कोई संयंत्र है, कोई मशीन है, उसका रख रखाव हो गया और उसका उचित प्रयोग। भवन, संयंत्र और मशीन का उचित प्रयोग, रख रखाव और उसकी देखभाल करना, तो ये शामिल होता है संस्था प्रबंध में। आगे चलते हैं, आगे समय प्रबंध। तो समय प्रबंध वर्तमान में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट साधन है या संसाधन है, ठीक है। समय की बर्बादी को रोकना, समय की बर्बादी को रोकना, और उपलब्ध समय का अनुकूलतम उपयोग करना ही समय प्रबंधन का क्या है? इसेंस है, सार तत्व है, ठीक है। तो इस तरह के से हमने सारे प्रबंध क्षेत्र को देख लिया, प्रबंध के कार्य क्षेत्र को देख लिया। तो मैंने बताया आपको कि सुविधा की दृष्टि से प्रबंध विशेषज्ञों ने कार्य क्षेत्र में इसको, प्रबंध को बांट दिया, कार्य क्षेत्र के अनुसार इसे समझने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रबंध को किसी कार्य क्षेत्र से बांधकर नहीं देखा जा सकता। ऐसा कोई भी मानवीय कार्य, ऐसी कोई भी मानवीय क्रिया जहां पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के संसाधनों में समन्वय और नियंत्रण स्थापित करते हुए क्रियाओं को संचालित किया जाता है, वहां स्वाभाविक तौर से प्रबंधन आ ही जाता है। एग्जाम्पल तौर पे यदि मैं घर से ऑफिस भी जाऊं और यदि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं टाइम क्या करूंगा? मैं समय प्रबंध चालू कर दूंगा, किसी ऐसे शॉर्टकट का अनुसरण करूंगा कि कम से कम टाइम में पहुंच जाऊं, किसी ऐसे वाहन का उपयोग करूंगा जिससे समय पे मैं पहुंच जाऊं। तो ये क्या हो रहा है? समय प्रबंध ही हो रहा है। तो मैंने बताया कैसी मानवीय क्रिया जहां पर ऐसा होता हो तो वहां पर प्रबंध होता ही होता है। तो कार्य क्षेत्र इसका किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है, कि फिर भी ठीक है। अब देखें प्रबंध के कार्य। तो मोटा मोटा हमने सब कुछ देख लिया, प्रबंध के कार्य भी हमने लगभग देख ही लिया है। लेकिन कार्य के रूप में अलग से देखें तो देखिए प्रबंध के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। नियोजन हो गया, संगठन हो गया, संचालन है, समन्वय है, प्रेरणा या कार्य में प्रवृत्त करना, नियंत्रण है, निर्णय लेना है, नव प्रवर्तन है, संदेशों का आदान प्रदान है, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्देशन। ये कुल मिला के 11 कार्य हैं। एकदम टुकड़ों में बांट दिया हमने प्रबंधन को, एकदम टुकड़ों में बांट दिया। तो सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कुल इतने कार्य मोटे तौर पे निकल के आते हैं। तो एक एक कार्य की हम स्टडी करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रबंधन के कार्य में नियोजन। तो नियोजन में दो चीजें हैं, उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण। तो देखिए प्रबंध का पहला कार्य क्या है? प्रबंध का पहला कार्य है किसी भी संस्था के, किसी भी, है ना, नियोजन का पहला कार्य संस्था के उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा संस्था के लिए कार्य विधियों का, वर्क मेथड का चुनाव करना। वर्क मेथड मतलब किसी कार्य को करने के लिए बहुत सी विधियां हो सकती हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में कौन सा तरीका चुना जाए तो ये नियोजन के दायरे में आ जाता है। तो बिना नियोजन के कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, वह अव्यवस्थित और असफल हो जाती है। तो नियोजन बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली आवश्यकता तो नियोजन है। बिना नियोजन के एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो व्यवसाय के, किसी भी व्यवसाय के
कुशल संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए नियोजन अत्यंत आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि यह नहीं होगा तो अन्य कार्य भी रुक जाएंगे। ठीक है, के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर, और इसी के आधार पर अन्य कार्यों का कुशल संचालन निर्भर करता है। ठीक है, पहले उद्देश्य परिभाषित हो जाएं, नीतियां बना ली जाएं, कार्यक्रमों का निर्धारण हो जाए। दूसरा है संगठन। तो प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों, उद्देश्यों को संगठन, तो संगठन, संगठन में प्रशासन द्वारा, प्रशासन द्वारा निर्धारित या निर्मित, है ना, प्रशासन द्वारा निर्मित नीतियों को, नीतियों को क्रियान्वित कर, नीतियों को क्रियान्वित कर, नीतियों को क्रियान्वित कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए प्रबंध वर्ग के द्वारा, प्रबंध वर्ग द्वारा क्या किया जाता है, संगठन का, संगठन की रचना की जाती है, संगठन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, संगठन में क्या किया जाता है कि विभिन्न इकाइयों का निर्धारण एवं वर्गीकरण, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण एवं वर्गीकरण किया जाता है। होता क्या है कि मैंने बताया था भिन्न भिन्न जो कार्य है उनमें से एक जैसे कार्यों को, इन एक जैसे कार्यों का है, पहले तो बहुत सारी क्रियाएं वो निर्धारित हो जाए, उनमें से जो क्रियाएं एक जैसी हैं उन सबको उठा के उनका वर्गीकरण करके बना दिया जाता है क्या, विभाग। ठीक है, फिर उसके बाद योग्य अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और उनको कार्य के साथ साथ, कार्य जब आएगा तो कार्य के साथ साथ दायित्व भी आ जाएंगे और दायित्व के अनुरूप फिर उनको अधिकार भी दे दिए जाएंगे। तो यही है, हमने देखा था कि संगठन के द्वारा ही अधिकार का ऊपर से नीचे की ओर अंतरण होता है। तो संगठन में यह होता है क्या, प्रशासन द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध वर्ग के द्वारा संगठन का निर्माण किया जाता है, संगठन की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, और एक जैसी जो क्रियाएं होती हैं उनका वर्गीकरण करके एक विभाग बना दिया जाता है। और फिर यहाँ पर कार्य को या विभाग के कार्य को योग्य अधिकारी को सौंप दिया जाता है और उनके दायित्वों के अनुरूप उनको अधिकार भी दिए जाते हैं। तो यह है संगठन का कार्य। फिर आगे देखते हैं, आगे है संचालन। तो संचालन हमने देखा है या पहले की प्रबंधन जो है वह काम कराने की कला है, काम कराने की कला को ही हमने बोला था, काम कराने की कला या युक्ति को ही प्रबंध बोला था। तो संचालन में क्या किया जाता है कि किसी संस्था या संगठन को क्रियाशील रखने, लगातार कार्य करते रहे, वो लक्ष्यों के अनुसार, लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते रहे, उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर कार्य करते रहे, क्रियाशील रहे और वह निरंतर ऐसी क्रियाशील बने रहे। इसके लिए क्या है, इसके संचालन को बनाए रखने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि क्या किया जाए, लोगों से लगातार क्या है काम कराते हुए उसके संचालन को बरकरार रखा जाए। ठीक है, तो यह किया जाता है। तो किसी संचालन के, किसी संगठन के कुशल निष्पादन के लिए संचालन जो है यह भी आवश्यक है कि संचालन जो है वह कैसा हो, कि ऐसा संचालन हो कि संगठन जो है वह लगातार क्रियाशील बना रहे, वह क्रियाशील, संगठन को क्रियाशील करने के लिए भी और लगातार वह निरंतर क्रियाशील बना रहे। तो उसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि लोगों से काम कराया जा सके। समन्वय, तो यहां समन्वय का तात्पर्य क्या है, समन्वय का तात्पर्य यही है
कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, दोनों चीज है ना, निर्धारित लक्ष्य के क्रियान्वयन है ना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों और तथा कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो। और ये जो समन्वय है प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, हर एक कार्य के लिए आवश्यक है। प्रबंध के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, चाहे वह नियोजन हो, चाहे वह संगठन हो, चाहे वह नियंत्रण हो, चाहे कोई भी अभिप्रेरणा कोई भी कार्य हो, तो प्रबंध के सभी कार्यों के लिए, प्रबंध के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, विभिन्न भागों तथा कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी प्रबंध का कार्य है। इसके अंतर्गत कार्यों का आवंटन कुछ इस तरह से किया जाता है कि इन सब में परस्पर सहयोग और सद्भाव बना रहे। आगे देखते हैं, प्रेरणा या कार्य में प्रवृत्त करना। तो किसी संस्था के कर्मचारियों के मन में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर उसे बढ़ाना ही क्या है, प्रेरणा कहलाता है। यही प्रेरणा कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। आत्म विकास के लिए वातावरण कुछ ऐसा तैयार किया जाता है, वातावरण कुछ ऐसा बनाया जाता है कि श्रमिक जो है वह आत्म विकास के लिए प्रोत्साहित हो। यह वातावरण क्या है, आत्म विकास के लिए प्रोत्साहित होने पर बल दे। कुछ इस तरह का वातावरण, गतिशील वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, तो श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणा, समय समय पर, ये तो है ही, है ना, बार बार हमने पढ़ा है। तो संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के मन में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर उसे बढ़ाना ही प्रेरणा कहलाता है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। साथ ही ऐसा गतिशील वातावरण तैयार किया जाता है कि श्रमिक आत्मविकास के लिए प्रोत्साहित हो, या वह वातावरण श्रमिकों के आत्मविकास को प्रोत्साहित करे। नियंत्रण, तो गलती करना मानव का स्वभाव है, या गलती होती ही है, लेकिन प्रबंध की दुनिया में नियंत्रण एक ऐसा अस्त्र है, या नियंत्रण को एक ऐसे अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे वह गलतियों को न्यूनतम, कम से कम गलतियों को न्यूनतम करे, है ना। नियंत्रण को ऐसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि गलतियों को न्यूनतम कर दे, कम से कम गलतियां करे, है ना। तो प्रबंध का यह अंतिम शस्त्र है। तो यहां पर नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, नियंत्रण का तात्पर्य यही है कि ऐसे उपाय करना जिससे व्यवसाय योजना के अनुसार चले। ऐसे उपाय करना जिससे व्यवसाय जो है प्रशासन के द्वारा या शीर्ष प्रबंध के द्वारा जो योजना बनाई है उसके अनुसार जो है वह व्यवसाय चले। और यदि उनमें कहीं अंतर आ जाए, तो सुधारात्मक कदम उठाकर उस व्यवसाय को योजना की दिशा में मोड़ देना, योजना के अनुरूप बनाना, या योजना की दिशा में मोड़ना। ठीक है, दिशा में मोड़ना। नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे उपाय करना जिससे व्यवसाय योजना के अनुसार चले, और यदि उसमें कोई अंतर आ जाए तो सुधारात्मक कदम उठाकर उसे योजना के अनुरूप बनाना या योजना की दिशा में मोड़ देना।
तो यह गलतियों को न्यूनतम करने का तरीका है या गलतियों को न्यूनतम करने का कार्य है। आगे देखिए प्रबंध के कार्य, तो प्रबंध के कार्य में आगे है निर्णय लेना। ठीक है, अगला जो कार्य है वह है निर्णय लेना। ठीक ठीक ठीक, बस 5 मिनट, खत्म ही होने वाला है। निर्णय लेने का तात्पर्य क्या है? विभिन्न वैकल्पिक उपाय हैं, उनमें से सर्वोत्तम उपाय का चयन करना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो डेटा हैं, जो सूचना है, उनका संग्रहण करना। विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प है उसका चयन चयन करना। कैसे? उसके गुण और दोषों का मूल्यांकन करके जो सबसे बढ़िया रहे, बेहतर लगे, उसका चयन करना, उसका क्रियान्वयन करना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। यदि उसमें भी यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर उसको ठीक कर लेना। नव प्रवर्तन का तात्पर्य है नवीन विचारों का सृजन करना। तो आधुनिक प्रबंध में या आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों के द्वारा नव प्रबंधन भी प्रबंध का कार्य माना जाता है या कार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। केवल यही नहीं मान लिया जाता है कि किसी प्रबंध का दायित्व केवल कर्तव्यों की पूर्ति है, बल्कि यह भी दायित्व है कि वह प्रबंध में वह व्यवसायिक उपक्रम में नवीन विचारों का सृजन करे, नवीन परिवर्तन लाए, आधुनिक तकनीक को वहां पर स्टेब्लिश करे। तो यह भी माना जाता है प्रबंध का कार्य। संदेशों का आदान प्रदान करना तो प्रबंध का यह सहायक कार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कोई जो उच्च स्तरीय प्रबंध है, जो उच्च स्तरीय प्रबंध है या प्रबंधक है, वह अपने अधीनस्थों को, प्रबंधक है, प्रबंधक जो है वह अपने अधीनस्थों को, अधीनस्थों को अपने विचारों से अवगत कराता है, उन्हें आदेश देता है और कार्य आवंटन की सूचना देता है। तो किसी भी संस्था के प्रबंध की क्रियाशीलता के लिए संदेशों का आदान प्रदान आवश्यक माना जाता है। यह आवश्यक कार्य है प्रबंध का। यदि यह नहीं होगा तो प्रबंध क्रियाशील भी नहीं होगा। कर्मचारी की नियुक्ति करना, तो प्रबंध का यह भी कार्य है कि वह विभिन्न पदों पर उत्तरदायित्व संभालने के लिए विभिन्न अधिकारियों के चुनाव एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। यह व्यवस्था भी करनी होती है प्रबंध को कि विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न पद हैं, उनके उत्तरदायित्व को संभालने के लिए अधिकारों का चुनाव और प्रशिक्षण किया जाए, ताकि जो योजना बनाई गई है, जो निश्चित की गई योजना, उसको क्रियान्वित किया जाए। बिना इनके योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती, नीति लागू नहीं की जा सकती। तो इसके लिए यह आवश्यक है। और बिना योग्य, कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी के बिना कोई भी प्रबंध है वह निष्क्रिय हो जाएगा। इनके बिना कोई प्रबंध है वह निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई योग्य ना हो, यदि वे कुशल ना हो, प्रशिक्षित ना हो, तो ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनके बिना समय समय पर आदेश व निर्देश देना, तो निर्देशन भी एक प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है। क्योंकि किसी भी संस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए श्रमिकों को समय समय पर निर्देश और आदेश देना होता है। तो सफल कार्यान्वयन के लिए, किसी भी संस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए श्रमिकों को समय समय पर ये किया जाता है। तो ये थे प्रबंध के कार्य। अब अगला है प्रबंध की प्रक्रिया। तो प्रबंध की प्रक्रिया देखें तो बहुत से प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने हिसाब से प्रबंध को बहुत सारे कार्यों में बांट के उसकी प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने 3, तो किसी ने 5, किसी ने 7, 8 भी मान लिए हैं। लेकिन मोटे तौर पर उन्हें हम 4 कैटेगरी में बांट कर देख सकते हैं, जिसमें नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण है। तो प्रबंध की प्रक्रिया में शॉर्ट में हम देखें तो नियोजन का तात्पर्य क्या है? नियोजन का तात्पर्य है कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, इन सब बातों का पहले से निर्धारण कर लेना, उद्देश्य बनाना। तो ये नियोजन के अंतर्गत आएगा। सब प्रबंध के जो चरण है उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण यही होता है। संगठन करना कि नीतियां बना लिया हमने, वही चीजें वो फिर से रिवाइज हो रही। संगठन में क्या है कि जो नीतियां हमने बना ली, उद्देश्य निर्धारित कर लिए, उनको लागू करने के लिए
संगठन की व्यवस्था की जाती है प्रबंधन के द्वारा। इसके अंतर्गत कार्यों का वो पीछे हमने पढ़ा था कि कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है, वो फिर विभाग बनाया जाता है, उत्तरदायी सौंपे जाते हैं, तो वो तमाम चीजें संगठन में जाती है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा में ऐसा है कि इसका तात्पर्य प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान करना। तो विकास हेतु उपयुक्त तो नेतृत्व भी आवश्यक होता है। फिर अगला जो है चरण वो है नियंत्रण का। नियंत्रण अभी हमने पढ़ा कि ये अंतिम अस्त्र है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उसके समस्या के समाधान के लिए सूचना का संग्रह करके विभिन्न विकल्पों विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करके सुधारात्मक कदम उठाया जाता है। तो वो सारी चीजें वही है। ठीक, यदि कोई समस्या है तो बाद में हम देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ठीक ठाक समझ विकसित हो गई होगी, सारे डायमेंशन क्लियर हो गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।